नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्वदेश आर और मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जिस खबर को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसकी शुरुआत से अब तक भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन और हौसला वाकई काबिले तारीफ है। बर्मिंघम में जारी 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की प्रतियोगिता का आज 11वां और आखिरी दिन है और अब तक 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य समेत कुल 61 मेडल्स भारत की झोली में गिर चुके हैं। इसी के साथ भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर है। आखिरी दिन में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने वुमेन्स सिंगल में और लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल में सुनहरी कामयाबी हासिल की। इसके बाद मेंस डबल में सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी फाइनल मुकाबला जीत लिया। गोल्ड मेडल मैच में भारतीय जोड़ी ने सीन वेंडी और वेन लेन की इंग्लैंड की जोड़ी को 21-15, 21-13 से हराया। दूसरी ओर टेबल टेनिस के मेन सिंगल फाइनल में 40 साल के भारतीय धुरंधर अचंता शरद कमल ने इंग्लैंड के लियाम पिचफोर्ड को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों की बादशाहत का डंका लगातार बज रहा है। पीवी सिंधु ने अपनी जीत का क्रेडिट अपनी कड़ी मेहनत और सपोर्ट स्टाफ को दिया है। वहीं सिंधु की मां अपनी बेटी के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। As an athlete, I play there, I work hard, but I think behind that, Coach Park or, my physio Evangeline and my strength and conditioning trainer Shrikant, I think it is very important as an athlete to also maintain physically and mentally fit. So for that, I think they have really, really worked hard behind, and of course, for an athlete to be injury free and also fit all the time, I think recovery, when it comes to recovery process, I think it's very, very important that physio should take care, and as a trainer I have to be fit enough to face it. So thanks to them because they've also deserved it. Next we have the World Championships coming up, so yeah, I will have to prepare for that. Very, very happy. Sindhu won the gold medal. So we got one more medal for our country. So very happy for that. She's doing hard work, and last week also she got gold in Singapore. So again one more medal. So very happy for that. बिल्कुल, तो पीवी सिंधु भी खुश हैं, उनका परिवार भी। और कॉमनवेल्थ में कमाल तो 20 साल के लक्ष्य सेन ने भी कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले वे चौथे पुरुष भारतीय शटलर बन गए हैं। जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड जब भी मैं ये टूर्नामेंट के लिए आया था मुझे लग रहा था कि आई कैन डू वेल, बट एट द सेम टाइम मैंने यही सोचा कि I'll take one match at a time and not to put too much pressure on myself, and yeah, definitely I'm very happy now. मैंने मैच से पहले तो कुछ सोचा नहीं था हाउ टू सेलिब्रेट, बिकॉज मैं मैच पे ज़्यादा फोकस कर रहा था वो टाइम पे। बट देन अगेन जैसे ही मैं मैच जीता वो सब काफ़ी मेरा रिएक्टिव, काफ़ी मेरा सेलिब्रेशन था। एंड आई हैव टू रियली गो एंड सी मैंने क्या किया है, बिकॉज फर्स्ट 1-2 मिनट मुझे खुद को भी नहीं पता चल रहा था कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। आई हैव टू रियली गो एंड सी, एंड डेफिनेटली आई लुक कि हाउ पीपल फाइंड इट। तो बेहद शानदार प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय शटलर्स का, और सिर्फ शटलर्स ही नहीं, इनफैक्ट हमारे रेसलर्स ने और हमारे हॉकी टीम ने और दूसरे स्पोर्ट्स ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में किया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हरपाल सिंह बेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन इस बार भारतीय जो कंटिजेंट है, जो टीम है, उसने किया है। कैसे रेट करेंगे आप? टॉप 5 के अंदर है हम लोग, चौथे नंबर पर मेडल टैली में। ये हम 2010 से ही हैं इस टॉप 5 में, कोई ऐसी नई बात नहीं है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं आज की जो आपने प्रदर्शन है उसको कम आंक रहा हूं। आपने कहा ना 2010 में हम दूसरे नंबर पे थे जब दिल्ली में हुआ था, 2014 में हम चौथे नंबर पे थे, 2018 में हम तीसरे नंबर पे थे, 2022 में हम चौथे नंबर फिर हैं, और पिछले साल तो 2018 में हमने 66 जीते थे, 26 गोल्ड जीते थे, इस बार 22 जीते। मगर पिछली बार ये था कि हमारे पास शूटिंग की आर्चरी थी, इस बार वो नहीं है। मगर इस बार जो हमारा प्रदर्शन एथलेटिक्स में रहा बहुत अच्छा रहा।
ओवरऑल एक बहुत अच्छा प्रदर्शन है और हमको इसको कॉमनवेल्थ गेम की नजर से देखना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम ने जैसे अच्छा कॉमनवेल्थ गेम में हमने अपना डोमिनेशन या एक वर्चस्व जिस जिस फील्ड में रखा है, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गई, रेसलिंग हो गई, बैडमिंटन हो गया, इनमें हमने वर्चस्व रखा। और हॉकी में हमारा आखिर में कहते हैं ना, दिस स्पॉइल्ड आवर पार्टी। इतना अच्छा आज इतना अच्छा चल रहा था, बैडमिंटन में 3 गोल्ड थे, टेबल टेनिस में भी गोल्ड था, मगर वो कहते हैं हॉकी का एक अलग ही नशा है। भारत के हर आदमी एक बड़ी जबरदस्त गेम है। ऑस्ट्रेलिया ने हमारा वो नशा उतार दिया थोड़ा सा, भैया थोड़े कम हो जाओ, ये बहुत टफ है। यहाँ पर आपको टफ टीमें मिलेंगी, वहां पर आपको मुश्किल होगा। मैं इसको इस नजर से देखता हूँ कि हमने बहुत अच्छा किया है कि कॉमनवेल्थ गेम में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसकी तारीफ करें। मगर मैंने आपको कहा कि हमेशा 2010 से ऑनवर्ड्स चौथा कॉमनवेल्थ गेम है जब हम विद इन फर्स्ट 5, अब तो इस बार 4 हुए हैं, 2 थे, 3 थे, 2 थे, 4 थे, 3 थे और फिर 4 हुए। तो एक अच्छा प्रदर्शन। इसमें एक और चीज बता दूं सारे दर्शकों को कि बिफोर यू जंप अराउंड, इसमें नेगेटिविटी की बात नहीं, खुश रहना चाहिए। मगर ये एक हमें शुक्र भी करना चाहिए कि एशियन गेम नहीं हो रही इस साल, क्योंकि अगर एशियन गेम का पहले जो शेड्यूल था वो 28 दिन के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद एशियन गेम्स हो जाती, तो ये हमारा जो इसका बैलून है ये सारा में फट जाता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब 2010 में हम दूसरे नंबर पे आए कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम में हम 6ठे नंबर पे आए, उसी साल एक ही साल में होती थी। इस बार कोविड की वजह से चाइना में शिफ्ट हो गया। फिर 2014 में जब हम चौथे नंबर पर आए, एशियन गेम में हम 8वें नंबर पे आए उसी साल। फिर 2018 में जब हम कॉमनवेल्थ गेम में तीसरे नंबर पे आए, एशियन गेम में हम 8वें नंबर पे आए। हमें एशियन गेम का था, ओलंपिक की बात नहीं करा। तो ये जो अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि हम ये कर देंगे, और आपको एक और बता दूं कि जितनी भी हमने एथलेटिक्स में बड़ा अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है। और जिन्होंने भी मेडल जीते हैं वो उनको मुबारक है। मगर उनमें से एक, जितने मेडल जीते उनमें एक मेडल है जिसको आप कह सकते हैं कि ओलंपिक के मुकाबले का है, वो अविनाश शिवले का 3000 स्टीपल चेज में। वो हालांकि उसने सिल्वर जीता, मगर उसकी टाइमिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको कहता है कि ओलंपिक के स्टैंडर्ड की। बाकी जितनों का था, अगर आप उसको कंपेयर करें तो हम कहीं नहीं है ओलंपिक से, हम नहीं, बाकी भी। तो जिस लिहाज से स्टैंडर्ड था उस लिहाज में हमने बहुत अच्छा किया, मगर वी हैव माइल्स टू गो। अब जो अभी आप सुनेंगे ऑफिशियल का कि अगली बात हम तबाही कर देंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि जब हम बराबर की टीमों से मिलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हमें आज ही बता दिया कि हॉकी में कि हम कहाँ हैं, 7-0। अब ये बहुत बड़ी शिकस्त है। उससे पहले दिल्ली में उन्होंने हमें 8-0 से हराया था। और आज के मैच का ये है कि उन्होंने एक भी पेनल्टी कॉर्नर कंसीड नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने। और जिस तरीके से खेला उन्होंने, अगर श्रीजेश नहीं होते तो आज 10-12 गोल हो जाते। श्रीजेश ने 5 बहुत बेहतरीन सेव किए। ओवरऑल इट इज ए गुड परफॉर्मेंस एज फार एज कॉमनवेल्थ गेम कंसर्न। ये मैं इसको बार बार कहता हूँ, ये दुनिया में ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया की तहलका मच गया किसी स्पोर्टिंग सर्कल में, एथलीट्स को घबराहट हो, नहीं। हमने बहुत अच्छा किया है, 2010 से अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा है, एथलीट्स ने बहुत अच्छा किया है। मगर ये इसको इसी लेवल पर रखें और शुक्र करें एशियन गेम्स अगले साल हो रही है। नहीं तो 28 दिन के बाद अगर एशियन गेम जैसे शेड्यूल थी तो हमें फिर पता चल जाता कि हम कहाँ, क्योंकि एशियन गेम का और कॉमनवेल्थ गेम का स्टैंडर्ड का बड़ा फर्क है। उसके बाद इन दोनों का ओलंपिक का बहुत ही जबरदस्त फर्क है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का और अलग फर्क है। तो अब बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं हरपाल जी, और वही मुद्दा मैं आपसे चर्चा भी करना चाहता हूं कि जो आप बता रहे हैं कि देयर इज माइल्स टू गो, यहां से अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है, वो कैसे हासिल होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे दर्शकों को कुछ और वॉइसेस सुनाते हैं। हमने देखा कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में उतरी नीतू घनघस ने भी कमाल कर दिया इस बार बॉक्सिंग के मुकाबले में। भारत की इस बेटी ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में इंग्लैंड की डेमी जेड को मात दी। ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं सोचकर ही आई थी कि गोल्ड मेडल ही लेकर जाना है। Joining me is the gold medalist in boxing 48 kg category, Neetu. Neetu, many congratulations. Gold medal जीता है आपने इंडिया के लिए। थैंक यू मैम। नीतू, कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए ये गोल्ड मेडल जीतना? जिस तरीके का आपका स्ट्रगल रहा है, मैरी कॉम से आपका ट्रायल था और उसके बाद वो इंजर्ड हो गई, आप कॉमनवेल्थ गेम में आई, तो कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल जीतकर आपने अपना पॉइंट दिखा दिया। मैं पहले से ही यही सोच के आई थी कि मुझे यहाँ से अभी कॉमनवेल्थ गेम से गोल्ड मेडल ही लेकर जाना है। जो मैंने ट्रेनिंग की है, मैं वो चाहती थी कि मैं अपना 100% ड्रीम में दे पाऊँ, और मैंने वो दिया।
नीतू, जैसा मैंने कहा, आपकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा रही है, आपके फैमिली की स्ट्रगल रही है, स्पेशली आपके फादर की जो सैक्रिफाइसेस उनको करने पड़े आपको बॉक्सिंग में ऊपर पहुंचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये उनका भी एक सपना रहा होगा आपको मेडल जीतते हुए देखना। मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मतलब मेरे पापा ने शुरू से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने अपने जॉब तक भी दांव पर लगा दी थी और मेरे साथ ही मेरा इतना सपोर्ट किया, डाइट का और सब। तो उसका आज मुझे खुशी हो रही कि हाँ, मैंने उसके गोल्ड मेडल मैंने जीता है, यहाँ तक आई हूँ मैं। बहुत इमोशनल भी लग रहे हो आप इस वक्त पर। मुझे फ्लैग ऊपर जाना और नेशनल एंथम बजना शायद कर देता है वो इमोशनल। तो हर एक प्लेयर अपनी लाइफ में यही सोचता है कि वो इस मूवमेंट को कर पाए। तो वहाँ पे जाने के बाद पूरा ऐसे हो जाता है। कुछ कहना चाहते हो और? गोल्ड मेडल दिखा दो एक बार नीतू, जो आपने अपनी कड़ी मेहनत से जीता है। नीतू, हमने देखा किस तरीके से इंडिया में भी आपकी बातें हो रही हैं, पीएम भी ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब देखने का समय मिला है आपको सोशल मीडिया पर? नहीं, अभी टाइम ही नहीं मिला है। अभी जाके देखूंगी। नीतू, आगे के अब आप कौन से टूर्नामेंट्स पे कंसंट्रेट करने वाले हो, और किस तरीके से आप CWG गोल्ड मेडल से अब आगे अपने करियर में बढ़ोगे? अभी जो भी टूर्नामेंट हो गया आगे के लिए, मैं उनकी अपने तैयारी और भी ज्यादा फोकस से करूंगी। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला है इस मेडल से, तो मैं अभी और भी ज्यादा मेडल लेकर आऊंगी देश के लिए। और अपना आइडल किसको मानते हो आप नीतू बॉक्सिंग में? मैं MC मैरी कॉम को अपना आइडल मानती हूँ। मैं उनके बाउट देखती हूँ, उनके बारे में इंटरव्यू सुनती हूँ। नीतू, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और आप भारत आएंगे तो हम आपसे जरूर मिलकर फिर से एक इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। तो नीतू घनगस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हुई अपना मेडल भी उन्होंने दिखाया और काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पर। और रिटिना स्वदेश ने बात की भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया से भी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से बात देने में कप्तान सविता पूनिया का अहम रोल रहा है। सविता, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, ब्रॉन्ज मेडल आया है, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी इस मैच ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या डेफिनेटली हमने जरूर आपकी धड़कनें बढ़ाई होगी पूरे देश की, क्योंकि मैच काफी क्लोज था और जैसे ही 1-1 हुआ तो अगेन सबको था कि ओके अब शूट आउट में अब क्या। बट टू बी ऑनेस्ट हमें बहुत ट्रस्ट था टीम पे कि ओके आज शूट आउट है, आज हमें खाली हाथ नहीं जाना है, क्योंकि हमने इस चीज की बहुत ट्रेनिंग की थी कोच के साथ। तो मुझे ट्रस्ट था कि ओके आज हम जीतेंगे। लेकिन लास्ट के 20 सेकंड में सोचा नहीं था कि एकदम से गोल कंसीड हो जाएगा और उसके बाद एकदम से शूट आउट में जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन टीम की मेंटल टफनेस भी दिखाता है कि वो कितनी जल्दी किसी सिचुएशन को अडेप्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली क्योंकि जब 1-1 हुआ तो सबके लिए ही ऐसा था कि ओके पूरा मैच हम खेल रहे थे और देन उन्होंने लास्ट में पीछे बनाया और उसके बाद सेव हुआ, फिर स्ट्रोक बना और स्ट्रोक में सबको है कि ओके अब तो शायद बहुत कम ही चांस है कि ना गोल हो। बट जैसे आपने बात की कि मेंटली हम इस चीज के लिए बहुत की टफनेस क्यों आ जाए। हर बात के बीच में शायद मैं यानिकी का नाम ज्यादा लेती हूँ, बट उनके आने के बाद में हमने माइंडफुलनेस सेशन किए और वो चीज़ हमें ओलंपिक्स में भी हेल्प हुई और यहाँ पे भी हेल्प हुई। हर चीज सिचुएशन के लिए वो हमें रेडी रखती है कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। और पता था कि जो भी है कि सेमीफाइनल है, फाइनल है, क्वार्टर फाइनल्स मैच होते हैं, ये कभी भी इजी नहीं होते हैं। किसी भी टाइम कुछ भी लास्ट के मिनट में गोलकीपर आउट करते हैं, लास्ट 8 सेकंड 6 सेकंड में भी गोल हो सकता है, पीछे बनता है। तो यही था कि हम इस चीज के लिए रेडी थे आई थिंक।
सविता, पर्सनली आपके लिए आप कैप्टनसी भी कर रही थी, गोलकीपर होने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, एक प्रेशर था, तो आप अपने आप को क्या कह रही थी जब आपको पता था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपको गोल बचाने हैं और कोई तरीका नहीं है ब्रॉन्ज मेडल लेकर जाने का? जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, 16 साल बाद, मेलबर्न 2006 में हमारा सिल्वर आया था हॉकी में, उसके बाद आज आया है। हाँ, या एज ए कैप्टन ऑफ कोर्स, पर मुझे ऐसा लगता है एज ए सीनियर प्लेयर और एज ए गोलकीपर मेरे ऊपर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरे लिए मेरी आइडियल एक तरफ से मैं अपनी कोच को बहुत फॉलो करती हूँ और वो मुझे ट्रस्ट दिलाती है कि ओके तू कर सकती है या तू बेस्ट है, तो ऑटोमेटिक मेरी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है कि ओके वो अगर बोल रही है तो मुझे सिर्फ उस पर ट्रस्ट करना है और अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। कि यही है कि ऑटोमेटिक मेरी बॉडी रिदम में थी कि ओके अगर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले दिन भी हम कॉन्फिडेंस में थे और सडनली वो चीज़ होती है, उसके बाद में आज अपने आप को प्रूव करने के लिए हमारे पास डू और डाई वाली बात थी कि ओके अगर हमने इस चीज़ के लिए काम किया है तो हमें प्रूव करके दिखाना है। हरपाल जी, आपने सुना हमारे खिलाड़ियों को, और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी और काफ़ी ज़्यादा प्रेरित भी करने वाले ये हैं। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने दिया भी। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की कि ये कॉमनवेल्थ गेम है, यहाँ पर हम अभी भी ओलंपिक के लेवल से काफ़ी दूर हैं। कई सारे इवेंट्स ऐसे हैं। हमने स्पेसिफिकली इस बार रेसलिंग में काफ़ी अच्छा किया, बैडमिंटन में काफ़ी अच्छा किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने क्या आपके हिसाब से अलग किया इन स्पोर्ट्स में जहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, और अभी और क्या करने की ज़रूरत है ताकि हम जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, जिस कैचअप करने की हम बात कर रहे हैं, वो कैचअप कर पाए आने वाले समय में? देखिए, पहले तो एक मैं बता दूं, अगली गेम जो होगी विक्टोरिया में 2026 में, उसमें रेसलिंग नहीं होगी। इस बार रेसलिंग में सिर्फ कई इवेंट्स में तो सिर्फ 4 प्लेयर थे। लोग भी हैरान हो गए। रेसलिंग में होते ही 4 मेडल हैं, गोल्ड, सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। अब अगर आपको 5 या 6 प्लेयर का एक टूर्नामेंट हो रहा है, एक प्लेयर का, जिससे साक्षी मलिक थी, उसके इवेंट में तो सिर्फ 4 ही प्लेयर थे। तो ये है, आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट, मतलब आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। जो रेसलिंग थी इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, वर्चुअली कोई कंपटीशन ही नहीं था। और वेट लिफ्टिंग में तो अगली बात तो रेसलिंग ही निकाल दी उन्होंने, क्योंकि उनके पास यहाँ तो रेसलर इंडिया के खेलते हैं, इंडिया पाकिस्तान या माइग्रेंट होते हैं, जो हमारे से यहाँ से गए हैं। कोई कनाडा से खेल रहा है, कोई इंग्लैंड से खेल रहा है। आपने देखा होगा एक जगह तो 4 पंजाबी थे, एक पाकिस्तानी था, एक इंडियन था, 2 एक लंदन इंग्लैंड से था, एक कनाडा से था, 4 पंजाबी थे। तो इसका मतलब आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट। नंबर 2, आप जब ये प्लेयरों से बात करते हैं ना, एक चीज याद रखिए, इनको कोई पूछता नहीं है, हर प्लेयर की गरीबी याद आ जाती है। ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क में जहां पर की एक वो जो स्कीम चली है जो आर्मी के लिए, उसके 30 लाख लोगों ने अप्लाई करा है, यहाँ पर कि 4,000 उनको लेने हैं, वो भी 4 साल की नौकरी के लिए। तो इस मुल्क में इतनी गरीबी में अगर आपको, अच्छा ये अपना इतना बता देते कि हमारे पेरेंट्स ये किया था, ये नहीं बताते कि गवर्नमेंट ने आपको कितना दिया। मतलब देखिए, ये कोई गरीब लड़के ने नहीं किया, गरीबी से जो आए थे उनको उठाया गया, उसके बाद उनको गवर्नमेंट ने दिया। ये अब जो लंदन में बैठ गए हैं या जो दुनिया में घूम रहे हैं, अब ये नीतू की बात या जिनकी बातें कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू इंग्लैंड, दे हैव बीन ट्रैवलिंग। अगर पिछले 6 साल से उनको गवर्नमेंट ने खर्चा दिया, ये किया, तो गरीब कहां से रहे? गरीब तो हम और आप है। तो गरीबी तो हर, देखिए लोअर मिडिल क्लास ही खेलती है, अमीरों को नहीं शौक इतना स्पोर्ट्स का। दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जब एथलीट जो होगा वो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास ही आता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर ये रोना धोना और ये इमोशनल एम्पैथी लेना इज ओके, मगर ये भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया। एक प्लेयर पे लाखों रुपए खर्च हुआ, लाखों रुपया। यहाँ पर तो 22 रुपए पे कत्ल हो जाते हैं, लाखों रुपया एक जो आज आपने देखा है भारत का नाम क्या है, इसका टैक्स पेयर का बहुत बड़ा रोल है। करोड़ों रुपया हॉकी टीम पे खर्च हुआ है। तो इसमें इसलिए ये गरीबी का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज गरीब तो वो था जो सिर्फ जैसे एक गरीब था जिन्हें एग्जाम दिया, पास हो गया तब। चलिए हरपाल जी, यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत दिखाई दे रही है, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई, लेकिन ठीक है, आपका पॉइंट यहाँ समझ में आया। और ये इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पर कि जिस तरह हमारे भारतीय खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट भी उस तरह का मिल रहा है, न सिर्फ पर्सनल लेवल पर बल्कि सरकार भी सपोर्ट कर रही है, और जाहिर तौर पर इसी वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमारी टीम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल जी, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।
तो कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार और हम लोग चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं यहाँ मेडल्स टैली में। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों का अब रुख करते हैं। बात करते हैं शेयर बाजार की। FIIs की वापसी से बाजार में आज बुल्स का जलवा देखने को मिला। बाजार में आज हफ्ते की शानदार शुरुआत रही। अप्रैल के बाद निफ्टी पहली बार 17,500 के पार पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स भी 465 अंकों की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी बैंक में हमने करीब 325 अंकों की छलांग लगाते देखी। दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन था, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो काफ़ी एक्शन पैक दिन रहा। हफ्ते की काफ़ी मजबूत शुरुआत होती हुई दिखी। 17,500 के पार के लेवल्स अप्रैल के बाद निफ्टी ने फिर से देखें, चाहे फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ एक्शन ही एक्शन देखने को मिला और सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की तस्वीर कुछ इतनी ही हरी नजर आई। चलिए कुछ तमाम स्टॉक से शुरुआत करते हैं जहां पर अच्छी मजबूती के साथ हमने ग्रोथ मोमेंटम देखा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक दिन भर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड करता रहा। मैनेजमेंट कन्विक्शन सेगमेंटल ग्रोथ को लेकर नजर आया। अच्छे नतीजों का दम था जो कि काफी हद तक प्ले आउट होता हुआ दिखा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के काउंटर ने काफी हद तक बाजार को तेजी प्रदान की। वहीं पेटीएम, नायका जैसे न्यू एज स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी थी। नायका के अच्छे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे जिसका क्लियर इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक मूवमेंट में देखने को मिला और पेटीएम का स्टॉक भी करीब 7% की तेजी के साथ ही आज के सत्र में ट्रेड्स क्लोज करते हुए दिखा। स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे इनफैक्ट नायका के जो प्ले आउट करते हुए दिखे और जो कि आउट परफॉर्म कर रहे थे। वहीं MGL, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स, महानगर गैस के दमदार नतीजे ओवर द वीकेंड आते हुए दिखे और उसका एक इम्पैक्ट था जो कि MGL के स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। वहीं इसके ठीक पीछे गुजरात गैस में भी अच्छी तेजी थी और रोड एंड इंफ्रा सेक्टर कैटेगरी के स्टॉक IRB इंफ्रा में लगातार हर ट्रेडिंग सेशन हम मजबूती देख रहे हैं और वही मजबूती आज के सत्र में भी कायम रही। पुलर्स यानी कि बाजार को संभालने का काम दिन भर HDFC ट्विंस कर रहे थे। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स हमने देखे हैं। इसके ठीक पीछे रिलायंस AGM की डेट अनाउंस हुई और उसके ठीक बाद एक्शन जो है वो वन साइडेड पॉजिटिव मूव्स दिखाता रहा। L&T, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो इसी सूची में, इसी लिस्ट में बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। कमजोरी SBI जैसे काउंटर से मिले जुले नंबर्स के ठीक बाद हमने देखा दिन भर SBI, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और हमने लास्ट मिनट्स जब बाजार बंद होने वाले थे तब देखा कुछ हद तक रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर इन स्टॉक्स ने की लेकिन बिकवाली का दबाव जरूर नजर आया। अल्ट्राटेक सीमेंट, BPCL जैसे स्टॉक्स भी थे जो कमजोर दिख रहे थे और एशियन पेंट्स में भी बिकवाली का दबाव ही दिन भर हावी होता हुआ दिखा। मिड कैप में JSW एनर्जी और HL जैसे स्टॉक्स ने आज लिटरली सुर्खियां बनाई क्योंकि स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के बीच 8 से 10% के अप मूव्स दिखे। वहीं गुजरात गैस, IDFC फर्स्ट बैंक और टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स में भी मजबूती ही मजबूती रही। सेक्टर स्पेसिफिक तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में तेजी दिखी जैसे कि ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, FMCG और निजी बैंक क्षेत्र। हालांकि हमने देखा PSU बैंक, स्पेस, फार्मा और IT आज भी परफॉर्म नहीं कर पाए। दमदार ट्रेडिंग सेशन रहा और दमदार क्लोजिंग भी होती हुई हमने आज देखी। विपक्ष के विरोध को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया है। विपक्ष की कई पार्टियों ने इसका विरोध किया और इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने। सरकार ने संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पेश कर दिया है। बिल के कौन से अहम प्रावधान है और एक कितना बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है, इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह है। सर, ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। काफ़ी इंतजार के बाद ये बिल पेश किया गया है, तमाम ऐसी अड़चनें थी जिसको दूर कर लिया है आपने। सबसे पहले तो आपको बधाई। दूसरी चीज़ की कौन कौन से ऐसे अहम प्रावधान हैं जो कि इसमें जोड़े गए हैं और जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अब ये बिल आने वाले दिनों में संसद से भी पास करा लिया जाएगा। पहले तो मैं बता दूं कि क्या इसमें नहीं है, हाँ, क्योंकि कुछ लोग ये स्वार्थी तत्व भ्रांति फैलाना चाहते हैं। इसमें सब्सिडी को कम करने का कोई प्रावधान नहीं। जो सब्सिडी जिसको मिल रहा है वो मिलता रहेगा। कोई राज्य सरकार चाहे और सब्सिडी बढ़ाने के लिए वो कर सकती है। उसके संबंध में हमारे बिल में कोई प्रावधान नहीं। किसानों को जो सब्सिडी मिलता रहा है मिलता रहेगा। अगर राज्य सरकारें चाहती है कि किसान को सब्सिडी और बढ़ा सकते हैं, तो किसी और को सब्सिडी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। इसमें सब्सिडी के मुतालिक कोई ये सब्सिडी कम वगैरह करने के मुतालिक कोई प्रावधान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये कहा गया है कि हम लोग ने कंसल्टेशन नहीं किया। ये झूठ है। हम लोगों ने सभी राज्यों से कंसल्टेशन किया,
लिखित भी, उसके बाद बैठकें करके भी हर राज्य से कंसल्टेशन किया। तो एक और ये कहा जा रहा है कि साहब इसमें हम लोग ये कंपटीशन ला रहे हैं, ये इत्यादि। तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पढ़ा नहीं है। कंपटीशन की व्यवस्था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में ऑलरेडी है। कुछ राज्यों का इसमें कहीं कोई संशोधन नहीं है। जो कंपटीशन की व्यवस्था 2003 के लॉ में है वही रहेगा, वही है। सिर्फ एक चीज़ है कि उसमें ये प्रावधान है कि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का काम कर सकती हैं या कम्पीट कर सकती हैं। उस मामले में ये एक सीलिंग टैरिफ तय करेगा रेगुलेटर, एक ये प्रावधान है। लेकिन उसमें क्रॉस सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है। क्रॉस सब्सिडी का कैसे वितरण होगा इसका प्रावधान नहीं। जो पहले से पीपीए साइन हो गए उसका क्या होगा, इसका प्रावधान है। इसका प्रावधान हम कर रहे हैं। नहीं तो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अनुसार अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिर्फ एक शहर में ले लेता है चेरी पिकिंग करके, हाँ, ये कुछ राज्य उठा तो क्रॉस सब्सिडी में जो ज़्यादा पैसा उसको आएगा वो उसको मिल जाता है। यही अब दिल्ली में जैसे प्राइवेट कंपनी है, अब क्रॉस सब्सिडी में ज़्यादा पैसा मिल जाएगा उसको, तो उसके पास रहेगा। तो इसमें हम प्रावधान कर रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी में जो पैसा मिलता है उसमें जो उस क्षेत्र में लगना है क्रॉस सब्सिडी लग जाए। बाकी जो सरप्लस बचे वो जिन क्षेत्रों में और क्रॉस सब्सिडी की आवश्यकता है, गरीब क्षेत्र है, वहाँ पर जाए। इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं इसमें। तो इसमें एक तो ये व्यवस्था हम कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। मतलब कि पहले से प्रावधान था कि एक से अलग कंपनी एक ही क्षेत्र में काम कर सकते हैं, उसका और सब भी अनुषंगिक प्रावधान थे। लेकिन उसमें कहीं कहीं कोई लाइसेंस लेकर के बैठे रह जाते थे लोग, उसकी व्यवस्था वो अब नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आवेदन आएगा तो या तो एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए। अगर नहीं आप एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो माना जाए कि लाइसेंस आपने दे दिया। तो कंप्लीट डी लाइसेंसिंग की जो बात की जा रही थी, डी लाइसेंसिंग नहीं, डी लाइसेंसिंग जो प्रावधान पहले था वही है। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि रेगुलेटरी कमीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि साहब एक मेंबर फॉर लॉ होना चाहिए जो कि जिसका कि ये लीगल बैकग्राउंड है। तो उसके लिए एक प्रावधान कर रहे हैं, एक एडिशनल मेंबर हम बढ़ा रहे हैं। यह भी हम प्रावधान कर रहे हैं कि जो स्टेट रेगुलेटरी कमीशन है उसको अधिकार होगा सिविल कोर्ट का, ताकि उसके आदेश को लागू हो। तो हम स्टेट रेगुलेटरी कमीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यह भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा है कि कुछ राज्यों में स्टेट रेगुलेटरी कमीशन खाली रह गई, तो अब वहाँ पर सारे काम ठप पड़ गए। कोई व्यवस्था नहीं थी कि उस काम को हम बगल के राज्य के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को देख सकें, वो इसमें कर रहे हैं। इस राज्य की सहमति से ही, इस राज्य के कंसल्टेशन से ही हम ये करेंगे। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी की व्यवस्था है, आरपीओ की व्यवस्था है, यही तो है। आप जो जिन प्रावधानों का सर आप जिक्र कर रहे हैं और जिस पे ऐतराज राज्य सरकारों को था, जिसमें कई ऐसे जैसे डीबीटी की बात की जा रही थी, डीबीटी का आप कोई सवाल नहीं है। आपने कहा कि सब्सिडी का जो प्रावधान था पहले की तरह रहेगा, डी लाइसेंसिंग की व्यवस्था नहीं है। फिर जो विरोध हो रहा है, शुरुआत में जब आपने ये बिल पेश किया लोकसभा में, तुरंत एक बयान आया दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कि ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को सुधार इसमें नहीं होगा बल्कि और बर्बादी होगी। तो आखिर ये विरोध किन बिंदुओं पर हो रही है, क्यों हो रही है? विरोध हमने हाउस में भी कहा, हाउस के बाहर भी कहा कि या तो लोगों ने ड्राफ्ट पढ़ा नहीं, या पढ़े तो समझे नहीं, या पढ़ लिए और समझ लिए तो फिर लोगों को बरगलाने का, जानबूझ के बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने किसान की बात की, तो किसान का इसमें किसान से संबंधित कोई प्रावधान है ही नहीं। किसान को जैसे सब्सिडी मिलती थी वैसे मिलती रहेगी। राज्य सरकारें सब्सिडी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद उनका कहा कि राज्य के अधिकार का हनन, कहाँ कोई अधिकार का हनन है ऐसा? जो ये एक क्षेत्र में एक से अधिक लाइसेंसी काम करेंगे वो पहले से है। सिर्फ ये कर दिया कि पहले जो और ये उसमें पहले से कंपटीशन की व्यवस्था है, कुछ लोग कंपटीशन रोकते थे, वो जो ओरा था उसको रोरा हमको हटा दिया, हमने हटा दिया। सर इसमें जो एक और काम हमने किया है, अब वो ये देखिए वो बहुत ज़रूरी था। ये इसके अलावे रिन्यूएबल एनर्जी के अलावे हमने जो इसको ये मजबूत किया, उसके अलावे ट्रांसमिशन
हमारा पूरा देश अब एक ट्रांसमिशन लाइन में जुड़ गया। ये वनरेबल है, साइबर अटैक्स होते रहे हैं, तो उसे डिफेंड करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। उस व्यवस्था पर निगरानी रखना है, उसको समय समय पर आवश्यकता अनुसार निर्देश देना है कि हमारा ये ट्रांसमिशन सिस्टम या पावर सिस्टम ये रहे, फेल सेफ रहे और प्रोटेक्टेड रहे। तो इसके लिए हमने एम्पावर किया है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर को, स्टेट और ये क्या रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स को। और हाँ, इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था, उसको हमने हटा दिया। यही तो। एक सर, इस पे मैं आपसे इसमें स्पष्टीकरण चाहूँगा कि कंज्यूमर को इस बात की सहूलियत मिलेगी कि वो अपने एरिया में एक से ज़्यादा डिस्कॉम्स की फैसिलिटी ले सकता है सर्विस क्वालिटी के आधार पर। अगर आए तब। हाँ। ये देखिए, जो काम कर रहा है वो काम करते रहेंगे। अगर कोई आना चाहे वहाँ पर और कंपटीशन देने के लिए, तो उसका प्रावधान पहले से है। उसके अनुषंगी प्रावधान भी है, उसी को हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं। तो क्या ये राज्यों के लिए ज़रूरी होगा कि अगर कोई भी प्राइवेट एंटिटी या कोई भी कंपनी किसी एरिया में जाके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जाना चाहे तो उसको आपको लाइसेंस देना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, ये लाइसेंस पर आपको निर्णय ले लेना होगा। या तो आप कह सकते हैं कि वो तो राज्य सरकार को नहीं, रेगुलेटरी कमीशन को। लाइसेंस राज्य सरकार नहीं देती है, रेगुलेटरी कमीशन को निर्णय ले लेना होगा। या तो दीजिए या मना कर दीजिए तो उसका ग्राउंड दीजिए, फिर जाएगा वो कोर्ट में। यही है प्रावधान। अब ये केजरीवाल को क्यों कसमसाहट है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन एक कसमसाहट का कारण हो सकता है क्योंकि उनकी यहाँ प्राइवेट कंपनी है, उसका एक अधिकार है। वो प्राइवेट कंपनियाँ नहीं चाहती होंगी कि कंपटीशन हो, ये भी है ना। वो तो एकदम मलाई खा रही है, ये जितना क्रॉस सब्सिडी का सरप्लस है अपने पास रख रही है। केजरीवाल उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। पश्चिम बंगाल का एक ऐतराज, पश्चिम बंगाल में भी यही है। कलकत्ता में एक प्राइवेट कंपनी है, सबसे मालदार एक प्राइवेट कंपनी को उन्होंने एक अधिकार दे दिया, आज चुपचाप बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर भी हो सकता है कोई जाके कम्पीट करे, तो वो जो कंपनी है उसको कसमसाहट हो रही है। तो अब जो कंसर्न्ड पार्टी है उसको भी कसमसाहट हो रही है। उनका ऐतराज था कि प्राइवेट एंटिटी के आ जाने से या एक से ज़्यादा डिस्कॉम्स प्राइवेट एंटिटी तो ऑलरेडी है, तो ज़्यादा डिस्कॉम के आ जाने से वो सिर्फ प्रॉफिटेबल एरिया में जाना चाहेंगे, शहरी इलाकों में जाना चाहेंगे। प्रॉफिटेबल एरिया तो उन्होंने एक कंपनी को दे दिया एक अधिकार, अब वहाँ पर कोई और नहीं आ जाए, यही ना कष्ट है। कलकत्ता एक प्राइवेट कंपनी को उन्होंने दे दिया है ना, वो चाहते नहीं है कि उसको कॉम्पिटिशन आए ना साहब। इसमें हमने प्रावधान रखा है कि चेरी पिकिंग नहीं हो। ये हमने कह दिया है कि मिनिमम जाएगा कोई तो या तो 3 जिला में जाएगा, इसको बढ़ा दिया, पहले एक ही जिला में था, या नहीं तो एक पूरे मेट्रोपॉलिटन शहर में जाएगा, तो पूरे कलकत्ता में जाएगा या 3 जिला में जाएगा। तो चेरी पिकिंग है नहीं। इसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है। आप अगर कलकत्ता लिए तो कलकत्ता, अगर आपका क्षेत्र है, कलकत्ता से छोटा क्षेत्र नहीं ले सकते, तो आपको कलकत्ता में कोई आवेदन दे कनेक्शन के लिए आपको देना होगा। एक आखिरी सवाल कि अब स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है, तो अब इसका आगे का फ्यूचर क्या होगा? तो स्टैंडिंग कमेटी इसको, ये हमने पहले ही जबकि हम इंट्रोड्यूस कर, देखिए साहब हम लोग कंसल्टेशन में विश्वास करते, इसीलिए जबकि हमने इंट्रोडक्शन का नोटिस दिया तो उसी साथ साथ हमने यह भी एक रिक्वेस्ट कर दिया कि हम ये मोशन मूव करेंगे कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, तो यही स्टैंडिंग कमेटी अपना देगी। ऊर्जा मंत्रालय टाइम ऑफ द डे के हिसाब से बिजली की दरें तय करने की तैयारी कर रहा है। क्या होगा इससे, पेश है इसी विषय पर हमारा स्वदेश विशेष। क्या होगा अगर बिजली के रेट एक दिन में बार बार बदल जाएं? हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही भारत में ऐसा हो सकता है जिसके बाद आपको सुबह, दोपहर, शाम और रात में बिजली की अलग अलग टैरिफ्स के हिसाब से बिजली की कीमत चुकानी पड़ेंगी। जी हाँ, ऊर्जा मंत्रालय टाइम ऑफ डे के हिसाब से बिजली की दरें तय करने की तैयारी कर रहा है, यानी डिमांड के आधार पर पीक आवर और नॉन पीक आवर में बिजली की अलग अलग दरें होंगी। आज इसी टॉपिक पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं 18 न्यूज़ स्वदेश के सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, ये बताएं हमें कि ये किस तरह का नया टैरिफ देखने को मिलेगा?
जी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है संसद को, उसने कई तरह की सिफारिशें की है। टीओडी से संबंधित एक तरीके से डिफरेंशियल पावर टैरिफ है, जिसको कि टाइम ऑफ डे टैरिफ स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। इसका मतलब कि दिन में डिमांड के आधार पे, पावर डिमांड के आधार पे पावर की अलग अलग टैरिफ हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर्दियों के दिनों में अगर सुबह के समय में पावर की डिमांड ज़्यादा है तो उस वक्त जो पावर की टैरिफ होगी वो ज़्यादा होगी। उसी तरीके से दोपहर के वक्त पावर की टैरिफ कम होगी। फिर शाम के वक्त, जिसको कि पीक आवर्स कहते हैं, उस वक्त अगर पावर की डिमांड ज़्यादा होगी तो पावर टैरिफ भी ज़्यादा होगी। तो ये अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग डिमांड के हिसाब से पावर टैरिफ का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाएगा। दुनिया के कई देशों में इस तरह का स्ट्रक्चर पहले से है। भारत में भी रिटेल कंज्यूमर्स के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ स्ट्रक्चर को लागू करने की सिफारिश जो है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने की है। इसके पीछे की दलील ये दी गई है कि इससे पावर सेक्टर में पावर की जो सप्लाई है उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही साथ कंज्यूमर्स को इस बात के लिए एनकरेज किया जा सकेगा कि वो पावर की खपत उस वक्त ज़्यादा करें जिस वक्त पावर की टैरिफ कम हो। तो इससे क्या होगा कि उनके बिजली की बिल भी कम आएगी और साथ ही साथ पीक आवर्स के समय में जो लोड है सिस्टम के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, उसको भी कम करने में मदद मिल सकेगी। तो उसको लेकर ये सिफारिश की गई है। पावर मिनिस्ट्री ने, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, इस प्रस्ताव पर काम भी शुरू कर दिया है और ये देखा जा रहा है कि कैसे इसको कब से लागू किया जाए, जिसमें हालांकि अभी कई चुनौतियां हैं जिस पर अभी पावर मिनिस्ट्री को काम करना है, लेकिन प्रस्ताव तैयार है। स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिशें कर दी है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही मिनिस्ट्री इसको लागू करने की तरफ कदम बढ़ाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इतने विस्तार से तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। लेकिन चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स इसको कैसे देखते हैं और क्या वाकई ये एक लौता तरीका है इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाने का और ग्राहकों के जेब पर से बिजली का बिल का जो बोझ है उसको हल्का करने का। हमारे साथ BM वर्मा, पूर्व चेयरमैन झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी जुड़ गए हैं। वर्मा जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो सबसे पहले जो सिफारिशें दी गई हैं स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, आप इन्हें कैसे देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया। जब ये ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, पब्लिक से जो रेजिस्टेंस आएगा और स्मॉल लोकल पॉलिटिशियन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ए चीफ मिनिस्टर और ए प्राइम मिनिस्टर और ए मिनिस्टर, जो मोहल्ला लेवल पॉलिटिशियंस है, आई हैव फेस्ड ऑल ओवर द कंट्री, वेदर इट वाज यूपी, उत्तराखंड, झारखंड एंड द अदर ऑफिसर्स विद हुम आई हैव इंटरेक्टेड। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी वही है कि कैश कलेक्ट करके उसी से जनरेशन सेक्टर ग्रो करेगा, उसी से ट्रांसमिशन सेक्टर ग्रो करेगा। अगर पैसा ही नहीं आता तो हर बार लाखों करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देगी, स्टेट आगे चलती जाएगी और ये स्थिति फिर वहां की वहां की रहती। और दूसरा चीज ये है कि जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेन प्रॉब्लम आती है, इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल ए प्राइवेट मोनोपोली, क्योंकि वो अपने एरिया का किंग बन जाता है एंड रादर देन एनी पब्लिक सेक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी के ऊपर कैसे पेमेंट्स होंगे, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट। आज भी जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट लाइसेंसीज हैं उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, करप्शन इज ए पार्ट ऑफ इट। वो यहाँ से क्या नहीं है जो हम लोग समझते हैं। हाँ, क्वालिटी ऑफ पावर इम्प्रूव हुई है, पर साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगर अर्बन सेक्टर को इम्प्रूव करें तो बाकी जो सेक्टर है वो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। और हर दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में हम लेकर आते हैं और इसी को लेकर मौजूद हैं मेरे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताइए कमोडिटीज की ABCD में आज क्या टॉपिक लिया है आपने? कपास के जो सीड्स होते हैं उससे तेल निकलने के बाद जो खल बचता है वही
कॉटन केक होता है। तो कॉटन केक का वायदा कॉन्ट्रैक्ट है, एनसीडीएक्स पर मौजूद है। अगर उत्पादन की बात करें तो 4-5 राज्य ही मेनली यहाँ पर उत्पादन करते हैं। आंध्रा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्य हैं जहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और खल का इस्तेमाल आमतौर पर पशुओं के आहार के तौर पर होता है। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी रहती है और इसको प्रीमियम भाव भी मिलता है। लेकिन इसका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, सिर्फ घरेलू खपत है और घरेलू उत्पादन ही होता है। वायदा की अगर बात करें कॉटन के वायदा की, तो एनसीडीएक्स पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है। लॉट साइज है इसका 100, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका हो गया 100 और जो भी करंट मार्केट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, वो कॉन्ट्रैक्ट साइज है। आपको अगर वायदा में ट्रेड करना है तो इसका शुरुआती मार्जिन 15% कॉन्ट्रैक्ट साइज का आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें ट्रेड आमतौर पर मिलर्स ही करते हैं या जिनके पास हाजिर में स्टॉक्स रहते हैं वो करते हैं, क्योंकि इसकी डिलीवरी भी आपको जब एक्सपायरी के वक्त आपको डिलीवरी भी लेनी पड़ती है। लेकिन 2 अहम खबर इससे है, इसके जितने भी एसोसिएशंस हैं इनकी 2 डिमांड है एनसीडीएक्स से। उनकी मांग ये है जो डिलीवरी के लिए जो एक्सपायरी की जो वैलिडिटी पीरियड है एनसीडीएक्स की तरफ से कॉटन केक का, वो 6 महीने है। उससे डिलीवरी के समय तक माल काफ़ी ख़राब हो जाता है, क्वालिटी पर असर पड़ता है। तो डिलीवरी मांग यही है सारे एसोसिएशन की, जो डिलीवरी का जो पीरियड है, जो एक्सपायरी की जो वैलिडिटी पीरियड है उसको 6 महीने से घटाकर 4 महीने किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी मांग है ऑयल कंटेंट को लेकर। जब भी खल निकालते हैं हम कॉटन केक से या किसी भी तिलहन वायदा से, सीड्स से, तो एक खल होता है तो उसमें कुछ ऑयल कंटेंट बच जाता है खल के साथ। तो ऑयल कंटेंट जो एनसीडीएक्स पर है वो सिर्फ 6% है, जिसकी हाजिर में डिमांड बिल्कुल नहीं है। किसान भी चाहते हैं कि कम से कम 8% के आसपास की ऑयल कंटेंट हो। तो वायदा में जब वो माल डिलीवर किया जाता है तो उसकी डिमांड ही नहीं रहती। इस वजह से कम ऑयल कंटेंट वाले एनसीडीएक्स के खल होने की वजह से हाजिर और वायदा में जो भाव है उसमें काफ़ी फ़र्क हो जाता है और उसकी डिमांड मार्केट में बिल्कुल नहीं रहती है। इससे 10% तक के फ़र्क हम हाजिर और वायदा में, तो ये एक मेजर कंसर्न है। और एनसीडीएक्स से लगातार ये लोग रिस्पॉन्स की मांग कर रहे हैं और एनसीडीएक्स हालांकि अभी तक जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन मांग यही है कि जल्द से जल्द इनकी बातों पर विचार किया जाए। और जल्द ही सड़कों पर एक नई बुलेट रफ्तार भरने वाली है। कौन सी है ये बाइक, बता रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष में। बुलेट के दीवानों की दीवानगी बढ़ने वाली है, क्योंकि आज एक नई बुलेट लॉन्च हुई है और इसे रेट्रो, मेट्रो और मेट्रो रेबेल जैसे वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इस बुलेट की वैसे तो कई खासियतें हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन का पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं वो है इसकी कीमत, जो 49 लाख रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ 68 लाख रुपए तक जाती है। आखिर कौन सी है ये बुलेट, और चलिए इस पर पर्दा उठाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। चमचमाती दमदार बॉडी, शानदार लुक, फैक्ट्री ब्लैक, फैक्ट्री सिल्वर, डायपर ग्रे और रेवल रेड जैसे कलर के साथ मैदान में उतरी ये है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ हंटर 350 की टॉप स्पीड 114 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी लंबी सिंगल पीस सीट इसे विंटेज लुक देती है, जो 3 वेरिएंट में लॉन्च की गई है। रेट्रो, मेट्रो और मेट्रो रेबेल जैसे वेरिएंट में हंटर 350 रॉयल एनफील्ड की सबसे सस्ती बाइक है। बाकी बाइक्स के मुकाबले सबसे छोटी और कॉम्पैक्ट हंटर 350 की एक शोरूम कीमत 1,49,000 रुपए से शुरू होकर 1,68,000 रुपए तक जाती है। ये बाइक कंपनी के मेटियोर 350 पर बेस्ड है और इसे जे सीरीज प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है। हंटर 350 के बाद रॉयल एनफील्ड भारतीय बाजार में कई और बाइक लाने की योजना बना रही है। शॉटगन 650 और सुपर मेटियोर 650 सहित अन्य बाइक को कंपनी आने वाले समय में लॉन्च करने वाली है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बाइक्स का बाजार और ज्यादा रफ्तार भरेगा। ईटी नाउ स्वदेश। तो
जोरदार तस्वीरों के साथ बुलेट के शौकीनों को एक नया ऑप्शन मिल गया है। वहीं कंपनी ने इस बार कुछ नई गणित भी लगाई है कि जो बाइक और बुलेट की कीमतों का गैप था उसमें क्या महारत ही यहाँ पर उतार दिया है, यानी कि कम कीमत में ज़्यादा सीसी के इंजन वाले टू व्हीलर सेगमेंट तैयार हो रहा है। यहाँ पर देखना होगा कि इस कीमत के सेक्टर में ये बाइक कैसे धूम मचाएगी, और इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान फाड़ा के प्रेसिडेंट इंकेश गुलाटी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी एडिटर इन लीड टाइम्स ड्राइव क्रांति संभव भी हैं। तो सबसे पहले गुलाटी साहब, स्वागत है आपका इस पेशकश में। आप कैसे देखते हैं इस नई रफ्तार के शौकीनों के ऑप्शन को? धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। देखिए, ये रॉयल एनफील्ड ने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उनका ये जो लॉन्च है इसमें बहुत सारे मेजर रीजंस हैं। जैसे आपने देखा, इस सेगमेंट से हार्ले डेविडसन खत्म हो चुकी है और टू व्हीलर में एक ये सेगमेंट है जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है। और बहुत सारे एंथुजियास्ट या जो प्रीमियम अच्छे कस्टमर्स जिनको अच्छी स्पीड की गाड़ियां या अच्छे टॉर्क की गाड़ियां चाहिए होती, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कह लीजिए मौका है जब उनको ये 350 सीसी की गाड़ी, वो भी रॉयल एनफील्ड की इतनी अच्छी, इतने मैं सस्ती नहीं बोलूंगा बट एक वेरी कह लीजिए बहुत अच्छे दाम पे उनको मिल रही है। और अगर हम कंपेयर करें कि 350 सीसी में और क्या है, तो शायद ये सबसे इकोनॉमिकल है। और इवन एज कंपेयर्ड जो इस दाम के बराबर की गाड़ियां हैं वो लगभग 225 सीसी की है। तो ओवरऑल रॉयल एनफील्ड ने इस सेगमेंट में एक तरीके से बाइक लॉन्च की है और प्राइसिंग बहुत ही अच्छी बाइक लॉन्च की है और प्राइसिंग बहुत ही अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि ग्राहक को पसंद आएगी और ये सेगमेंट में एक नया हाइप क्रिएट करेगी जो इस सेगमेंट को और बड़ा करके एक अच्छे नंबर्स को लाने में मदद करेगा। क्रांति संभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्रांति, क्या आप चला पाए हैं ये नई रफ्तार की गाड़ी? हाय कविता, थैंक यू सो मच, आपने इस चर्चा के लिए बुलाया है। और पहले सवाल का जवाब थोड़ा सा निराशा वाला होगा क्योंकि मैं चला नहीं पाया हूँ अभी तक। वो हमारे एक सहयोगी हैं, उन्होंने उसको राइड किया है और वो फिलहाल मेरे ख्याल से ट्रांजिट में होंगे। इसी वजह से हमने इस मौके पर सोचा कि जो अभी तक जानकारी है वो आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन जो प्राइस है, जो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, वो तो जैसा कि कह रहे थे सर कि कम इस सेगमेंट में कुछ अच्छा धमाल मचाती ये बाइक नजर आ रही है और वो ऑन पेपर तो मुझे जबरदस्त ये जरूर लग रही है। और अब खबर महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की। खबरों के मुताबिक कल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में 20 से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। खबरों के मुताबिक कैबिनेट को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। इससे पहले महाराष्ट्र कैबिनेट गठन को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने की वजह से ये रुका हुआ है, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि कैबिनेट विस्तार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ ली थी। राज्यसभा सदस्य संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब राउत 22 अगस्त तक जेल में रहेंगे। इससे पहले संजय राउत अभी तक ईडी की हिरासत में थे। हालांकि कोर्ट ने सेहत को लेकर संजय राउत की अपील पर रियायत दी है। कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भी राउत को दवाई और घर का खाना देने की अनुमति दी है। पात्रा चौल स्कैम में शनिवार को ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की थी। और महाराष्ट्र के बाद अब रुक करते हैं बिहार का, जहां का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी से दूरियां बनाई हैं, उससे ये संकेत निकल कर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने कल जेडीयू के सभी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं खबरों के मुताबिक नई सरकार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी बातचीत हुई है। नीतीश और आरजेडी की बढ़ती नजदीकियों के बीच आज आरजेडी के विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई है। वहीं मामले को संभालने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पटना पहुंच गए हैं।
बिहार में जहां एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, वहीं आरजेडी सांसद का कहना है कि हमारी पार्टी राज्य में खुद एक बड़ी पार्टी है और हम राज्य में सरकार बना सकते हैं। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। उसके बाद हम बिहार में इस तरह के अस्थिरता के तत्व तो देख नहीं सकते, तो जाहिर तौर पर इसकी परिणति देखिए कैसे होती है। और बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच एलजेपी रामविलास की पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश को इस वक्त केवल अपनी कुर्सी बचानी है, जिसके लिए वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। चिराग पासवान के नाम की आड़ में भारतीय जनता पार्टी पर वार करना बंद करे जनता दल यूनाइटेड के नेता। भाई आना है तो खुलकर आइए, खुलकर मुख्य प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको जो बोलना है आप बोलिए, पर चिराग पासवान के नाम की आड़ लेना। और चिराग पासवान मॉडल, भैया चिराग पासवान किसी का मॉडल नहीं है। चिराग पासवान सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मॉडल है, सिर्फ उन्हीं का अंश हूँ मैं। और उन्हीं ने जो एक विकास का मॉडल तैयार किया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूँ। कहते हैं सोना सदा के लिए होता है। सोना कल भी सबसे खरा था और आज भी उतना ही खरा सौदा है। निवेश की बात हो या फिर दिखावे के लिए या फिर शादी और पूजा पाठ जैसे शुभ मौके की, सोने को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। सोना हर किसी को आकर्षित करता है। इसकी लोकप्रियता ही है कि सोना 75 साल में 64,000% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं सोने की 75 साल की यात्रा पर। आज़ादी के 75 साल में सोने ने कौन कौन से पड़ाव तय किए हैं, आइए देखते हैं। 1947 में 10 ग्राम सोने का भाव 88 रुपए के करीब था, जो अगस्त 2020 में बढ़कर 56,191 रुपए के रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। यानी 75 साल में सोने ने 64,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया। अगर सोने का मौजूदा भाव 52,000 से भी तुलना करें तो आजादी से अब तक करीब 59,000% तक की तेजी आ चुकी है। यानी आम आदमी जो निवेश की ABCD भी नहीं समझते थे, उन्होंने भी अगर लंबे समय तक गोल्ड को होल्ड किया होगा तो हजारों % की कमाई कर चुके होंगे। देश में सोने को लेकर इतना ज्यादा आकर्षण है कि निवेश हो या ज्वेलरी के लिए खरीदारी हो या फिर किसी शुभ मौके पर निवेश की बात हो, हर मौके पर सोने से बेहतर कुछ नहीं माना जाता है। आजादी के वक्त देश के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, बेरोजगारी ज्यादा थी, निवेश को लेकर लोगों में समझ नहीं के बराबर थी। उस दौर में भी खरीदारी के लिए जमीन और सोना सबसे लोकप्रिय विकल्प था। उस दौर में जो लोग थोड़े जागरूक थे, उनको सोने ने लंबी अवधि में जोरदार रिटर्न दिए। हालांकि ऐसे लोग जो बिना सूझबूझ के भी गोल्ड ज्वेलरी खरीद कर घर में रखते थे, उनको भी लंबी अवधि में सोने ने जोरदार रिटर्न दिया। सोना हर दौर का साथी माना जाता है। बुरे वक्त में तो सोने से बेहतर कुछ नहीं होता। ग्लोबल मंदी हो या फिर युद्ध की स्थिति, किसी भी आपातकाल में सोना हमेशा साथ देता है। बुरे वक्त में आप किसी भी इलाके में रहते हैं तो भी आप सोना आसानी से बेच सकते हैं या फिर सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले सकते हैं। यानी सोना लिक्विड भी काफी ज्यादा होता है। बड़े एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% तक सोना रखना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में सोने से ज्यादा रिटर्न कहीं नहीं मिलता है। गोल्ड की रियल वैल्यू बुरे वक्त में पता चलती है। कहते हैं गोल्ड को डर बहुत पसंद है। डर जितना ज्यादा होगा, सोने में उतनी ज्यादा तेजी आएगी। यही वजह है कि जब भी दुनिया में मुश्किल वक्त आता है या फिर डर का माहौल होता है, सोने में सबसे ज्यादा रुझान देखने को मिलता है। हालांकि समय के साथ और मांग को देखते हुए सोने में निवेश के तौर तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। लोकप्रियता की वजह से आज की तारीख में सोने में निवेश के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। फिजिकल की बजाय अब नए जनरेशन के लोगों को डिजिटल गोल्ड ज्यादा बेहतर लगते हैं। गोल्ड बॉन्ड से लेकर गोल्ड ETF तक, वायदा बाजार में फ्यूचर ऑप्शंस के अलावा डिजिटल गोल्ड तक के ढेरों विकल्प बाजार में मौजूद हैं। खैर, विकल्प कोई भी हो, पर सोने से दूर कम से कम भारत के लोग तो नहीं रह सकते हैं। ET नाउ स्वदेश के लिए विश्व मोहन कुमार की रिपोर्ट।
और बुलेटिन में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बाइक तिरंगा रैली के नज़ारों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। वहीं आगरा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया।